to Subhagrat's Cat. I'm Pankaj Jite, and today we are going to discuss GK current affairs for CMAT for the month of September 2023. देखिए, when we talk about CMAT, we can expect the MCQs current affairs for last around 8 months. So already we have told you we are going to have a series wherein we are going to discuss current affairs for the from the month of September 2023 to April 2024. तो हम लोग इस सीरीज में अपना सितंबर से बिगिनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अराउंड 50 क्वेश्चंस फ्रॉम सितंबर 2023 एमसीक्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इन दिस सीरीज व्हेन आई स्टार्ट माय डिस्कशन, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल वन। 2018 एवरीवन इज अ हीरो was the movie which was chosen for India's entry to 96 Academy Awards या ऑस्कर अवार्ड उनको हम बोलते हैं। तो ये भारत की जो फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में मूवी जो एंट्री के लिए भेजी जाती है हर वर्ष, उसमें से इस बार की मूवी का नाम आपको बता दिया है। मूवी इज 2018 एवरीवन इज अ हीरो। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये किस लैंग्वेज की मूवी थी, किस भाषा की मूवी को भेजा गया था। देखिए, अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर इट वाज छेलो शो, जो कि गुजराती मूवी थी, है ना। तो छेलो शो वाज द एंट्री फॉर द लास्ट ईयर। फॉर दिस ईयर द एंट्री वाज 2018 एवरीवन इज अ हीरो। छेलो शो वाज द गुजराती मूवी। दिस टाइम इट वाज मलयालम मूवी 2018 एवरीवन वाज अ हीरो। और ये जो मलयालम मूवी है, ये 2018 में केरला में जो डिजास्टर हुआ था, जो फ्लड की स्थिति में उत्पन्न हुई थी, उसकी उस स्थिति पर इस मूवी को बनाया गया है। तो दिस वाज दिस ईयर्स एंट्री। देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस बार भी अवार्ड नहीं मिला है। तो इनफैक्ट वी हैव नॉट रिसीव्ड अवार्ड, मतलब वी आर नॉट वी डिडंट गेट अवार्ड फ्रॉम एनी टाइम। मतलब अभी तक हमको एक बार भी अवार्ड नहीं मिला है। बट देयर वर 3 मूवीज जो कि नॉमिनेशन लेवल तक पहुंची हैं, है ना। तो नॉमिनेशन लेवल तक की अगर बात करूं तो 1957 में दिस मूवी वाज मदर इंडिया, है ना। महबूब खान की मूवी थी मदर इंडिया। इट वेंट टू द नॉमिनेशन लेवल। देन 1988 इट वाज मीरा नायर्स सलाम बॉम्बे। देन इट वाज 2001, सॉरी 2001 में आशुतोष गोरवारीकर की लगान वाज द थर्ड इंडियन मूवी which went on to the nomination level. But till date we have not received any award in foreign language category in Oscars. और ये ऑस्कर इस बार के संपन्न हुए हैं, हमें अभी भी अवार्ड नहीं मिला है। बट स्टिल वी मस्ट रिमेंबर विच लैंग्वेज मूवी। तो इट वाज अ मलयालम मूवी फॉर दिस ईयर्स एंट्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी टॉक अबाउट। देखिए, हम देख सकते हैं एवरीवन इज अ हीरो 96 एकेडमी अवार्ड। इसके डायरेक्टर थे जूड एंथोनी जोसेफ, है ना। और ये अनप्रेसिडेंटेड रेन एंड फ्लड स्थिति जो 2018 में हुई थी, उस पर इस मूवी को बनाया गया था, उस पर केंद्रित मूवी थी, ठीक है। देन वी कम डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इंडिया डिफीटेड श्रीलंका टू लिफ्ट द एशिया कप फॉर द रिकॉर्ड टाइम। 2023 सितंबर में एशिया कप क्रिकेट जो होता है, टूर्नामेंट जो होती है, उस वो हुआ था। इंडिया ने 8वीं दफा जीता है। कौन सी दफा जीता है? इंडिया वेंट ऑन टू विन इट फॉर 8th टाइम। और ये 8th टाइम जो जीता गया है, 1984 में पहली बार दिस टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड, है ना। और 1984 में ही इनॉग्रल 1984 में हुआ था, भारत ने जीता था। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टाइम्स देखें तो 8 टाइम्स वी हैव वॉन इट, एंड दिस इज रिकॉर्ड फॉर एनी कंट्री इन दैट रिगार्ड, है ना। तो 84 was the first time, then 88, 1990, 91, 95, 2010, 16, 18, and 2023 September, we went on to win, defeating Sri Lanka by 10 wickets. Clear? So this was the 8th record time. Then we come to question number 3. फर्दिनांड मार्कोस जूनियर किस देश के प्रेसिडेंट हैं? अब ये फर्दिनांड मार्कोस जूनियर हैं, तो ये सीनियर जो थे, इनके पिताजी जो थे, ही वाज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। कहाँ के प्रेसिडेंट? फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे। तो हमारा आंसर होना चाहिए फिलीपींस। बट न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड चाइना, जिसको साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और उस साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट में अभी जो कुछ चेंजेस, परिवर्तन जो बोले हुए इवेंट्स देखें, तो उसमें देयर वाज अ ब्लॉकिंग ऑफ फिलीपींस फिशरमैन, है ना, बाय साउथ चाइना और चाइनीज इसको बोलना चाहिए फ्लीट। तो उनको वहां रोका गया था, बैरियर वहां लगाया गया था। और उसके अगेंस्ट में ही ऑर्डर द रिमूवल ऑफ इट। दैट सिंपली मींस कि ही इज प्लेइंग वेरी असर्टिव अप्रोच बिकॉज ही इज बीइंग फेवर्ड बाय यूएस एंड ऑल। तो उस ताल्लुक में थोड़ा सा असर्शन इनके द्वारा शो किया गया था। दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज, एंड दैट इज द रीजन यू टेकन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए फिलीपींस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग कैनेडियन पीएम
apologized on behalf of Canadian government to the victims of 1985 Air India Kanishk flight जिसमें बॉम्बिंग हुई थी and more than 200 people died in this. तो उनके द्वारा 2010 में माफी मांगी गई थी, अपोलॉजी मांगी गई थी। क्यों? क्योंकि ये बॉम्बिंग के जो परपेटर्स थे, जो षड्यंत्रकारी थे, दे ये षड्यंत्र पूरा बेसिकली कनाडा में रचा गया था, है ना। तो उस ताल्लुक में इनमें से एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने भारत से, मतलब विक्टिम से माफी मांगी थी। एंड दिस प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट जस्टिन ट्रूडो, नॉट हिज फादर पियर ट्रूडो, ही वाज स्टीफन हार्बर। और 1985 में बॉम्बिंग हुई थी, 2010 में माफी मांगी गई थी, एंड उसके बाद से भारत और कनाडा के संबंध बेहतर हुए थे, देवर इम्प्रूव्ड, राइट। 2010 में माफी मांगी गई जब ये प्राइम मिनिस्टर थे ना, ये मतलब उनके समय में इंसिडेंट नहीं हुआ था, बट व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर ही अपोलोजाइज्ड, और उससे क्या हुआ था, हमारे दोनों के संबंध ना बेहतर हुए थे। कॉन्ट्री टू व्हाट जस्टिन ट्रूडो हैज डन, जस्टिन ट्रूडो ने क्या करा है, उन्होंने हम पर एलिगेशन लगाया था भारत पर, हरदीप सिंह नेचर ऑफ द टेररिस्ट, ही वाज किल्ड इन कनाडा एंड ही ब्लेम्ड इंडिया फॉर किलिंग्स, एंड दैट इज व्हाई ओवरऑल भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए थे, डिटरेशन हुआ था दोनों के रिलेशनशिप में। बट उसके अलग देखा जाए तो 2010 में वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वाज देयर इन कनाडा जो अपोलॉजी जिनके द्वारा दी गई थी, है ना। तो दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड टू अस। देन हाउ लॉन्ग डज जापानीज गवर्नमेंट प्लान टू रिलीज द ट्रीटेड वाटर फ्रॉम फुकुशिमा। क्वेश्चन ये बोलता है कि फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, और कब हुआ था, इट हैपेंड इन 2011, 11th March 2011। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर इन द हिस्ट्री। चेरनोबिल के बाद में सबसे बड़ा डिजास्टर इसको माना जाता है, और 2011 में ये मतलब डिजास्टर हुआ था। क्यों हुआ था? इट वॉज ट्रिगर्ड बाय वन दिस मैसिव अर्थक्वेक, है ना। और उस अर्थक्वेक के बाद में क्या हुआ था, सुनामी आया था। सुनामी के बाद में जो न्यूक्लियर ये फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट जो है, इट वाज सबमर्ज्ड विद वाटर। और जो पानी भरा गया था वो पानी इट वाज कंटेमिनेटेड विद द न्यूक्लियर, इसको बोलना चाहिए एटॉमिक वेस्ट, ऐसा मान के चले, राइट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कंटेमिनेटेड हो गया था। तो वो जो वाटर वहां पर सबमर्ज मतलब जो हुआ और जो वहां पानी इकट्ठा हो गया, उसको रिलीज किया जा रहा है ना। और उसको रिलीज किया जा रहा है जापान द्वारा आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ दिस वाटर। तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया गया है, और उसमें से मोस्टली जो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनको ट्रीट करके अलग किया जा चुका है, बारिंग ट्रीटियम। ट्रीटियम जो होता है वाटर का ही मतलब एक स्वरूप माने, तो उसे छोड़ करके उसका ट्रीटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट हो चुका है, और उस पानी को अब रिलीज किया जा रहा है। तो आपसे पूछा गया भाई कितना समय लगने वाला है, तो दिस इज गोइंग टू टेक अराउंड 30 ईयर्स, 23 वर्षों, सॉरी 30 वर्षों में इसको ग्रेजुअली रिलीज किया जाएगा। तो 30 ईयर्स इट इज गोइंग टू टेक टू ग्रेजुअली रिलीज दी 1 मिलियन टन ऑफ वाटर, जो ट्रीटेड वाटर अपने आप में है, जिसमें से रेडियोक्टिव एलिमेंट हटा दिए गए हैं, उसे रिलीज होने में अराउंड 30 ईयर्स का समय लगने वाला है। Which agency raised the concern about the reliability of the biometric technologies in human climates, particularly in context of India's Aadhaar program? अब देखिए जो नाम यहाँ देख रहे हैं, क्राइसिल, मूडीज, तो ये रेटिंग एजेंसीज होती हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक आर दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनमें से एक के द्वारा भारत पर यह आक्षेप लगाया गया, मतलब हमारा जो आधार प्रोग्राम चलता है उस पर आक्षेप लगाया गया है कि हमारे यहाँ का जो समर टाइम में जो ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, उसमें जिस तरीके से आधार का उपयोग होता है, दैट मे नॉट बी फ्रूटफुल, उस पर रिलायबिलिटी अपने आप में गलत होगी। क्यों बोला गया है? क्योंकि इस समय जो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम जो होता है, जिसपे आधार बेस्ड हम लोग उसको अटैच करके रखते हैं, उसमें ह्यूमिड कंडीशन में जब उसको बायोमेट्रिक यूज किया जाएगा तो इट मे नॉट बी फ्रूटफुल इनफ। ये क्वेश्चन रेज किया गया था बाय मूडीज, मूडीज द्वारा ये क्वेश्चन रेज किया गया इन कंटेक्स्ट ऑफ दी इंडिया आधार प्रोग्राम। बोलते हैं ह्यूमिड कंडीशन होगी, उसमें बायोमेट्रिक का यूज करते हैं, तो हो सकता है कि वो ढंग से पढ़े ही ना, और ना पढ़े तो उससे जो जो आधार बेस, जैसे मनरेगा की हम बात करें, तो मनरेगा में जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी आय पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, उनको एडवर्स उन पर इफेक्ट आने वाला है। ये आक्षेप लगाया गया था किसके द्वारा? मूडीज द्वारा हम पर आक्षेप लगाया था कि गवर्नमेंट ने उसमें दिया है कि द पीपल हु आर गोइंग फॉर सच रिसर्च, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द ग्राउंड कंडीशन, बट स्टिल दे रेज द ऑब्जेक्शन उठाया गया। तो मूडीज हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा। व्हाट डू पर्सनालिटीज राइट एनकम्पास? पर्सनालिटीज राइट का क्या मतलब होता है ना। अब ये पर्सनालिटीज राइट न्यूज में कैसे आते हैं, तो उसका कंसर्न समझे, मतलब कंटेक्स्ट अगर देखें तो अनिल कपूर का आपने नाम, ऑब्वियसली अनिल कपूर इज अ नोन एक्टर, तो उनका एक जो अंदाज है बेसिकली, उसको उनके पर्सनालिटी राइट को एक्सेप्ट किया गया था ड्यूरिंग अ लॉ सूट।
by court. ये देखिए, Anil Kapoor won a lawsuit which sought to protect the personality rights with respect to his unique name, वॉइस, इमेज, लाइकनेस, मैनर ऑफ स्पीकिंग, जो हाव भाव भंगिमाएं जो होती हैं उससे रिलेटेड उनके पर्सनालिटी राइट्स को कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट किया गया, है ना, सॉट टू प्रोटेक्ट। और स्पेसिफिकली द वे ही स्पीक्स, दिस झकास कैचफ्रेज उनकी मानी जाती है। उस ताल्लुक में दिस पर्टिकुलर दिस टर्म वाज इन यूज। इसका मतलब होता है द यूनिक एलिमेंट्स ऑफ अ सेलिब्रिटीज आइडेंटिटी, है ना, उसे पर्सनालिटी राइट बोलते हैं। तो अगर वो किसी पर्टिकुलर तरीके से कुछ बोल रहे हैं, जो जो नॉर्मली एक्टर्स अपना उनका अंदाज होता है, उस ताल्लुक में उनको राइट्स दी जाते हैं। क्लियर? सो दैट इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वहीदा रहमान वाज अवॉर्डेड विद दादा साहब फाल्के अवार्ड, किस वर्ष के लिए दिए गए थे? देखिए, दिए गए थे 2023 में, बट किस ईयर के लिए दिए गए थे ये क्वेश्चन पूछा गया है। कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी ईयर 2021। मतलब 2023 में 2021 के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, 2021 के लिए दिया गया। है क्लियर? तो वहीदा रहमान को दिया गया 2021 के लिए। इसके लास्ट ईयर 2020 में आशा पारेख को दिया गया था, 2019 में रजनीकांत को दिया गया था, 2018 में अमिताभ को दिया गया था। तो ये कुछ वर्ष उसको पीछे मान के चलिए, है ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा फॉर ईयर 2021 वहीदा रहमान वाज गिवन दी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उनको दिया गया था। लास्ट का मैंने बता दिया, इसके पहले आशा पारेख को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है, इट इज द हाईएस्ट अवार्ड। सिनेमा के ताल्लुक में देखें तो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, और ये एक दो फिल्मों के ताल्लुक में ना देते हुए इसे पूरे जीवन भर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसा इसे माने, वो दिया जाता है। दिस अवार्ड स्टार्टेड इन 1969, है ना, 1969 में स्टार्ट किए गए। सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था, क्यों ना एक्ट्रेस, उनको दिया गया था। और ये दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है क्योंकि उनके द्वारा हमारे देश में पहली मूवी जो थी 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी, है ना। ध्यान रखिए, द फर्स्ट इंडियन मूवी वाज राजा हरिश्चंद्र, फर्स्ट इंडियन टॉकिंग वाज आलमारा 1931। तो अगर टॉकिंग मूवी की बात बोले तो इट इज आलमारा, है ना, 1931। एंड फॉर इंडियन फर्स्ट इंडियन मूवी इज राजा हरिश्चंद्र 1913। वो पहली मूवी उनके द्वारा बनाई गई थी। वॉज डायरेक्टर, ही वॉज प्रोड्यूसर, ही वॉज सिनेमाटोग्राफर, ही वॉज एवरीथिंग, मतलब मोस्टली वॉज डन बाय हिम ओनली। तो ही इज टर्म्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। उनके नाम पर 1969 में अवार्ड स्थापित किए गए। पहला अवार्ड देविका रानी को दिया गया, और अभी जो दिया गया है वो 2021 के लिए अवार्ड दिए गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हुज डेथ एनिवर्सरी इज मार्क्ड एज द वर्ल्ड रेबिस डे। देखिए, नॉर्मली डे सीमेंट में नहीं पूछे गए हैं अभी तक, बस स्टिल कुछ स्पेसिफिक अगर इवेंट से रिलेटेड हो तो शायद अगर पूछे जा सकते हैं। तो रेबिस डे जो होता है वो किसकी डेथ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व किया जाता है? तो फोर ऑप्शंस गिवन टू यू हियर। द करेक्ट आंसर इज लुई पाश्चर। लुई पाश्चर, अगर पाश्चराइजेशन वाले अगर आप याद हो, तो उनके द्वारा पहली रेबिस की वैक्सीन इजाद की गई थी, एंड दैट इज द रीजन उनका जो डेथ एनिवर्सरी होती है तब ये वर्ल्ड रेबिस डे जो है ऑब्जर्व किया था 28 ऑफ सितंबर, ना, डेथ एनिवर्सरी ऑफ लुई पाश्चर, है ना। उनके द्वारा ये वैक्सीन इजाद की गई थी, दैट इज व्हाई इट इज ऑब्जर्व्ड। अब इसमें एक ध्यान रखिए, द गोल इज टू एलिमिनेट दी रेबिस डेथ बाय ईयर 2030, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 से, द फॉलोइंग इज द मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड। अब अगेन न्यूज में क्यों है, और डे से ताल्लुक अगर देखें तो सितंबर 30th मनाया जाता है एज द दिस वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की तरह इसे मनाया जाता है सितंबर 30th। और उसमें जब बात करें सब वो डॉक्यूमेंट जो सबसे ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट, अगर बुक पूछें तो इट शुड बी बाइबल, है ना। अगर आपसे पूछते हैं मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक इन द वर्ल्ड, तो मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक जो होती है वह बाइबल है। बट मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट की अगर बात होती है तो वह होता है दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्लियर? तो इट शुड बी आर आंसर। अगर बुक पूछा जाए तो यू कैन आंसर बाइबल हियर, राइट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट वाज द रोल ऑफ जस्टिस मित्तल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर। इट वाज इन न्यूज, इट वाज इन न्यूज बिकॉज इन ईयर 2023, मई 2023 में मणिपुर में वॉयलेंस स्टार्ट हुई थी, है ना, बिकॉज ऑफ दिस वर्डिक बाय द सुप्रीम हाई कोर्ट इन मणिपुर। तो उस ताल्लुक में जब वहां पर वॉयलेंस हुआ तो उसके बाद में पोस्ट वायलेंस, है ना, टू पोस्ट वायलेंस एक्टिविटीज के ताल्लुक में जो हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन, रिलीफ एंड रिस्टोरेशन के लिए वहां पर एक कमिटी बनाई गई थी। कमिटी वाज हेडेड बाय जस्टिस गीता मित्तल,
तो उसे मित्तल कमेटी जो कहा जाता है। तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, राइट, टू मॉनिटर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ होमस्टेड रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन मणिपुर, क्योंकि वहां जिस तरीके से वॉयलेंस हुआ था उसमें कई लोगों को अपने घरों से दूर जाना पड़ा था। तो उस ताल्लुक में रिहेबिलिटेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी बाय सुप्रीम कोर्ट, एंड कमेटी वाज हेडेड बाय जस्टिस गीता मित्तल, है ना, इसे गीता मित्तल कमेटी जो है कहा जाता है। तो दिस शुड बी रिमेंबर्ड एंड रीजन आई हैव टोल्ड यू, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। Then question number 12 says, who added 22nd law commission that recently made recommendation regarding the age of consent? तो यहाँ पर the correct answer जो हम बोले तो it was Justice रितु राज अवस्थी, है ना। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, लॉ कमीशन जो लेड करते हैं। उन्होंने बोला है कि देव एडवाइस, मतलब ही इज हेडिंग द लॉ कमीशन एंड ही हैज एडवाइज्ड अगेंस्ट द चेंज ऑफ द ईयर, मतलब जो ये एज होती है ना 18 ईयर से कम करने के अगेंस्ट में इन्होंने वक्तव्य दिया। उन्होंने बोला है कि इट शुड नॉट बी लोअर डाउन, राइट, उसको कम करने की आवश्यकता के अगेंस्ट में इनके द्वारा जो है वो रिकमेंडेशन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 सेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स इन इंडिया नीड रिसीव्ड किडनी ट्रांसप्लांट इन ईयर 2022? देखिए हमारे देश में किडनी ट्रांसप्लांट की जब बात करें तो रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है मोर देन 2 लाख पेशेंट्स। कितने? 2 लाख से ज्यादा लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट थी ईयर 2022 में, बट उनमें से केवल 3.5, हाउ मच, 3.4, है ना, एग्जैक्ट देखें तो 3.4% लोगों को ही किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, और हमारे यहाँ के जो लीगल इश्यूज जो नॉर्म्स के ताल्लुक में देखें तो दे आर मोर सो डिफिकल्ट। इसी को अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में कंपेयर करते हैं तो यहाँ बताया गया है कि 20% जो है वो ट्रांसप्लांट वहां पर संभव हो पाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज। बट इन आवर नेशन, आउट ऑफ द 2 लाख पीपल हु आर इन नीड ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, ओनली 3.5%, है ना, कुड गेट इट फॉर ईयर 2022-23, 22 की यहाँ पर बात की गई, तो 22 में केवल 3.4 लोगों को, परसेंट लोगों को ये दिया जा सका था। क्वेश्चन नंबर 14 says, which biological option has posed a significant challenge for the relocated cheetahs? देखिए पिछले वर्ष, मतलब पिछले कुछ वर्षों की हम बात करें तो 20 चीता रिलोकेट किए गए थे फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। कितने लाए गए थे? 20 चीता। ये नामीबिया से लाए गए थे 8 एंड साउथ अफ्रीका से अराउंड 12, तो 12 चीता साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से लाए गए थे 8, टोटल होते हैं 20 चीता हमारे देश में लाए गए, बट इनमें से इन 9 कुड नॉट सर्वाइव इंक्लूडिंग सम कब्स। सो ये जो नॉट कुड नॉट सर्वाइव का रीजन जो दिया गया है कि जब इनको रिलोकेट किया गया है तो यहाँ की कंडीशन से जो अडॉप्टेशन की बात आती है उनमें कुछ इशू हुआ है, और उस ताल्लुक में जो एक बोला गया सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द रिलोकेटेड, तो उसमें रीजन बोला जाता है डेवलपिंग दी विंटर कोट्स। अब ये चीता होते हैं जब ये क्लाइमेटिक कंडीशन का ताल्लुक बने विंटर सीजन में, वो एक विंटर कोट एक डेवलप कर लेते हैं। अब विंटर कोट डेवलप तो हो जाता है, बट समर टाइम या रेनी सीजन में बोला जाए तो दिस विंटर कोट जो फर डेवलप होते हैं ना, उसमें अगर देखा जाए तो दैट बिकम अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग दी समर सीजन, है ना। जो फर बनते हैं, जो विंटर कोट क्रिएट होता है, वो तब तो यार काम आता है विंटर के समय में, बट समर और रेनी सीजन में वो अपने आप में कंटेमिनेशन उसमें होता है, उसमें इश्यूज होते हैं, और उस कारण पर ये जो इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन में कई सारे चीता जो ना वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ दिस विंटर कोट्स इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, उसको चैलेंज जिसको बोलना चाहिए, जो कि उस क्लाइमेटिक कंडीशन में जहां से इनको लाया गया है वहां पर ये कोट वर्क करता है। बट भारत में जहां पर टेम्परेचर और हायर साइड देखा जाए तो समर के समय में, रेनी सीजन में, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और अपने आप में वो हेल्थ इशू बनता है, और ये जो चीता की बात की जा रही है ये वहां सर्वाइव नहीं कर पाते। तो दैट वाज वन ऑफ द चैलेंज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। Then, which country topped the 2023 World Talent Ranking? So it was Switzerland which topped the World Talent Ranking, and India got a rank of 56, है ना। भारत की जो रैंक थी वो यहाँ पर 56 आई थी, और स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में टॉप किया था, है ना। स्विट्जरलैंड वाज द कंट्री विच टॉप दिस रैंकिंग। अब इसमें देखिए जब रैंकिंग की बात करते हैं तो भारत की क्या रैंक रही है, किसने टॉप किया है, और किनके द्वारा यह रैंकिंग रिलीज की गई है, ये हमें ध्यान रखना होता है। इट वाज रिलीज बाय दिस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। इंडिया गॉट अ रैंक ऑफ 56 एंड स्विट्जरलैंड वाज द कंट्री विच टॉप्ड इट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज
व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो भारत की रैंक जो है वो 40 यहाँ पर होती है, बट ध्यान रहे कि 2015 में आर रैंक वाज 81, जिसको इंप्रूव करके नाउ वी गॉट अ रैंक ऑफ 40 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। हमारी रैंक जो यहाँ पर होती है वह 40 हो पाई है, जो अपने आप में अचीवमेंट है, क्योंकि वी स्टार्टेड इन 2015 विद 81 रैंक, और अब उसको हम लोग 40 तक ला पाए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन says how many Indian universities are listed in the Times Higher Education Ranking? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो होती है उसमें कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज जो थी वो इंक्लूड हो पाई थी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा अराउंड 91 इंडियन यूनिवर्सिटीज वर पार्ट ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। और उसमें सबसे बेहतरीन रैंक थी वो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर की, जो कि इस ब्रैकेट की बात करते हैं तो इट वाज इन दिस ब्रैकेट ऑफ 201 टू 250, है ना? तो ये हमारी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज पूछे तो इट शुड बी 91, एंड बेस्ट रैंकिंग वाज विद IISc। देन हु ऑन इनॉग्रल MotoGP इंडिया ग्रां प्री? इनको ग्रां प्री कहा जाता है, ये मोटरसाइकिल ग्रां प्री में बोला जाता है, तो भारत में पहली बार कराई गई थी। और इटालियन प्लेयर जो इटालियन दिस रेसर जो है मिस्टर मार्को बेजेसी, है ना, वो इस MotoGP में विनर रहे थे। Then which team did women's cricket team defeat in final match at the Asian Games? Asian Games 2022 were organized in China sometime back. और भारत इंडिया को इसमें सबसे ज्यादा अभी तक के सबसे ज्यादा 107 पदक मिले थे। 107 medals we got. Out of this 107, 28 gold, 38 silver and 41 bronze was there. बट हमने 2 गोल्ड इसमें जीते थे फॉर क्रिकेट, है ना, मतलब मेंस एंड वुमेन्स दोनों में ही गोल्ड जो था वो भारत द्वारा जीता गया था। तो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम डिफीटेड श्रीलंका बाय 19 रन्स टू विन गोल्ड इन वुमेन्स क्रिकेट, एंड भारत की जो मेंस टीम है उसके द्वारा भी गोल्ड यहाँ पर जीता गया था। बट यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि हाईएस्ट एवर एशियन गेम्स में हमारा अभी तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है 107 मेडल्स विद 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज। हाउ मेनी इंडियन वुशु प्लेयर्स from Arunachal Pradesh were not given entry, they were denied entry for Asian Games 2022? क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो अरुणाचल पे अपना अधिकार दिखाता है, तो उनके द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्लेयर्स जो वुशु के लिए वहां खेलने गए थे उनको एंट्री नहीं दी गई थी। देवर 3 प्लेयर्स ना, कितने 3 प्लेयर थे फॉर अरुणाचल प्रदेश, एंड दे वर नॉट गिवन एंट्री बाय चाइना। और इसके अगेंस्ट में जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने अपनी विजिट जो थी उसे कैंसिल कर दिया। ही डिड नॉट गो टू चाइना अगेंस्ट दिस, मतलब प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एक्शन बाय चाइना। तो उनके द्वारा वहां एंट्री, मतलब उनके द्वारा एंट्री ना देने पर हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने वहां शिरकत करने से मना कर दिया था। ही डिड नॉट गो देयर, राइट? देन हाउ डिड येवजेनी प्रिगोजिन डाई? अब ये नाम अगर आपने सुना हो तो येवजेनी प्रिगोजिन जो है वहां पर जो एक जो सेना बोली जाती है रशिया की, जो एक प्राइवेट आर्मी जिसको कहते हैं, दिस प्राइवेट आर्मी वाज वेगनर ग्रुप। तो वेगनर ग्रुप जो थे उसके चीफ थे, और बिकॉज ही वेंट अगेंस्ट रशिया, मतलब ये उनकी प्राइवेट आर्मी तो होती है जिन्होंने रशिया के लिए कई सारे पहले मिशन एस्टेब्लिश किए थे, बट ड्यूरिंग दिस यूक्रेन रशिया वॉर दिस पर्टिकुलर प्राइवेट आर्मी दे इन अ वे रिवॉल्टेड अगेंस्ट रशिया। इनफैक्ट इनके इनकी तरफ से मॉस्को में कूच करने का प्रयास किया गया था। बाद में इन्हें शायद समझ आया था, दे डिडंट रिवर्ट बैक, मतलब उनके तो वापस आ चुके थे। बट देन इसके जो चीफ थे, है ना, उनके पहले तो पुतिन के साथ अच्छे रिलेशनशिप थे, बट देन ही वेंट अगेंस्ट पुतिन। और अल्टीमेटली क्या हुआ है कि ड्यूरिंग वन ऑफ हिज ही वाज गोइंग समवेयर, मॉस्को से कहीं जा रहे थे, तो उनका जो प्लेन था वो क्रैश हुआ और उसमें ये और उनके सहयोगी मारे गए थे, है ना। तो ही डाइड ऑफ द plane crash during his one of the incident near Moscow. And he died of the plane crash. He was chief of Wagner Group. वहाँ की प्राइवेट आर्मी के चीफ होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज scientists from which country have grown a human embryo in the lab recently? तो it was the scientist from Israel जिनके द्वारा human embryo जो ना without sperm, eggs or womb develop किया गया था। In laboratory they could develop it, and this was done by the scientists of Israel. Which of the following countries will chair the G20 after India? तो देखिए भारत में सितंबर में G20 समिट कराई गई थी, है ना। और इसके बाद में जो समिट होती है उसको इस तरीके से देखें कि एक 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 ट्राइका कहा जाता है। तो इट वाज अर्लियर क्या था कि इट वाज इटली, देन इट वाज इंडोनेशिया, देन इट वाज इंडिया, और इंडिया के बाद में इट इज गोइंग टू बी ब्राजील, और ब्राजील के बाद में इट इज गोइंग टू बी साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर हम जब से पूछते हैं कि अभी कब कहाँ हुआ था, तो इट वाज हेल्ड इन इंडिया।
इसके पहले कहाँ हुआ था? तो इट वाज हेल्ड इन इंडोनेशिया, राइट? उसके पहले इट वाज हेल्ड इन इटली, आगे इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ब्राजील एंड दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे अगली बार, तो अगली बार हमारा आंसर होना चाहिए ब्राजील, ब्राजील में कराया जाएगा। इसमें ट्रिनिटी का जो आपसे कह रहा था, तो अगर प्रेजेंट ट्रिनिटी के ताल्लुक में देखा जाए तो इसके पहले इंडोनेशिया था, है ना, इंडिया, एंड नेक्स्ट इज ब्राजील। और नेक्स्ट अगर वो देखें ट्रॉइका, सॉरी ट्रिनिटी ट्रॉइका बोले, तो नेक्स्ट इट इज गोइंग टू बी साउथ अफ्रीका। अगला जो होगा वो साउथ अफ्रीका में कराया जाएगा, है ना। तो इंडिया वॉज G20 चीफ फॉर ईयर 2023। हमारे यहाँ पर 8 से 9 सितंबर के बीच में इसे कराया गया था। अगली बार जो है ये ब्राजील में कराया जाना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ब्राजील होना चाहिए। Who has been appointed as the new chairperson of NASSCOM, National Association for सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज जो होता है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1988 में एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके प्रेजेंट चीफ जो है वो है राजेश नाम्बियार, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉग्निजेंट इंडिया होते हैं। तो ये उनके चीफ भी बनाए गए। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। सी शुड बी द करेक्ट आंसर। अरुण कुमार सिन्हा एक्सपायर्ड रिसेंटली, ही वाज हेडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी। अरुण कुमार सिन्हा जो है वो एसपीजी जिसको बोलना चाहिए चीफ थे, राइट, एसपीजी हेड करते थे। एसपीजी जो है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। पहले प्रधानमंत्री और परिवार की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। 1985 में एसपीजी की स्थापना की गई थी आफ्टर द असेसिनेशन ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, है ना, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स एंड देयर इमीडिएट फैमिलीज। बट इसमें बाद में चेंज किया गया। प्रेजेंटली एसपीजी इज डिप्लॉयड ओनली फॉर द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की रक्षा के लिए डिप्लॉय की जाती है। इनके हेड थे लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड अरुण कुमार सिन्हा, जिनकी अभी कुछ समय पहले मृत्यु हुई है। ही वाज हेड ऑफ एसपीजी। बी शुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज K. Valarmati, who recently passed away, was notable for her role in which of the following? वो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अगर आपने कभी ध्यान से सुना हो तो जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, है ना, तो उसके पहले जो काउंटडाउन होता है, जो नंबरिंग वहां पर की जाती है, रिवर्स काउंटडाउन जो जिसको हम बोलते हैं काउंटडाउन जो होता है, वो जो आवाज वहां आप सुनते हैं, तो ये जो आपका क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो दिस लेडी was behind this voice, ना, being the voice behind the ISRO's launch countdown। जो लॉन्च काउंटडाउन होते थे उनकी वॉइस, अगर ये दिस लेडी वाज, शी डाइड सम टाइम बैक बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होना चाहिए सी शुड बी द करेक्ट आंसर। इनफैक्ट लास्ट जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसमें भी शी वाज इन्वॉल्व, है ना। तो हमारा आंसर जो होगा इट शुड बी सी एज द करेक्ट आंसर। Question number 27 says Azali Osmani is the current president of which of the following country? So he is the current president of Comoros. Comoros is an African nation, and it was also in news because African Union जो है, African Union is going to be part of G20 now। मतलब इस G20 समिट में भारत ने जिस तरीके से पुश किया, उसके बाद में अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया गया है। तो ही इज ऑल्सो हेड ऑफ अफ्रीकन यूनियन एंड प्रेसिडेंट ऑफ कोमोरोस, जो कि एक अफ्रीकन नेशन है। Then National Teachers Day was celebrated for the first time in which of the following year? National Teachers Day आपको याद हो तो इट इज 5th of September को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। तो 5 सितंबर जो होता है वो नेशनल टीचर्स डे होता है, और एक होता है इंटरनेशनल टीचर्स डे। इंटरनेशनल टीचर्स डे 5th of October को मनाया जाता है। तो 5th October इंटरनेशनल टीचर्स डे एंड 5th सितंबर नेशनल टीचर्स डे। फर्स्ट थिंग दिस शुड बी वेरी क्लियर, ये कभी पूछे तो डेज के ताल्लुक में हमको याद होना चाहिए। दूसरा, नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और शुरुआत जो हुई थी वो शुरुआत 62 में शुरुआत हुई थी। 1962 when Dr. Radhakrishnan became the president of the nation, he was our first vice president and our second president, है ना। तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है तब से हमारे देश में टीचर्स डे की तरह मनाई जाती है। यहाँ करेक्ट आंसर 1962 होना चाहिए। 5th of September इज ऑब्जर्व्ड एज द टीचर्स डे इन आवर नेशन। नेशनल टीचर्स डे कहा जाता है। New conversational payment of UPI is termed as Hello UPI. UPI we all know, Unified Payment Interface. It was introduced in year 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें आप किसी नंबर के बेस पर, मतलब किसी फोन नंबर को बेस बनाकर पेमेंट जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। नाउ उसमें एक नया कन्वर्सेशनल जो फीचर आया है उसमें इट इज टर्म्ड एज हेलो यूपीआई, जिसमें बोल करके यूपीआई पेमेंट जो है वो कराए जा सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर शुड बी हेलो यूपीआई ओवर हियर। Then which company announced the launch of India's first ever UPI ATM in partnership with NPCI? NPCI is National Payment Corporation of India. National Payment Corporation of India is the
the agency behind the arrival of UPI, NEFT, RTGS, रुपे, इन सबको लॉन्च करने के पीछे इट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है. इट्स लाइक अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, है ना. आरबीआई से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और उनके द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है. तो फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम, मतलब यूपीआई बेस्ड एटीएम की अगर बात करें तो हिटाची पेमेंट सर्विसेज द्वारा देश का पहला यूपीआई बेस्ड एटीएम जो है वो लॉन्च किया गया. Dark patterns for which the government is in process of releasing the guidelines are associated with which of the following factors. देखिए, डार्क पैटर्न अगर आपने सुना हो तो ई कॉमर्स कंपनीज द्वारा कई बार इस तरीके से कैंपेनिंग की जाती है, कॉल्स आपको आते हैं या कि कई इस तरीके से इसको बोलना चाहिए ना मिशन, जिसको बोलना चाहिए मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किए जाते हैं जिसमें दे मेक कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट्स एंड द कस्टमर्स initially may not be interested in buying या inclined to buy it, but then they are made to buy by giving some, उनको कुछ प्रलोभन दिया जाता है, कुछ स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, तो इन्हें डार्क पैटर्न कहा जाता है. when you are not in a mood to buy something but you are being given some options like कि by the 12 o'clock tonight you are being given a lifetime opportunity, you are being given 90% discount on particular item, if you lose the opportunity you are going to no you are going to regret all through the life. तो इन सब तरीके से व्हेन किसी कस्टमर को पुश किया जाए तो इस तरह के जो प्रलोभन है उन्हें डार्क पैटर्न कहा जाता है एंड दे आर वेरी यूजुअल इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री. आप यदा कदा देखते हैं बार बार जो आपको स्कीम्स बताई जाती हैं वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का पार्ट होता है. तो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू चेक दिस पैटर्न, चेक दिस जिसको बोलना चाहिए इशू. सो यूनियन गवर्नमेंट has released the draft guidelines to tackle the dark patterns employed by the online platforms. और होता है कि देखिए, described in the document is deceptive UI UX design pattern that subvert or impair customers decision making, equivalent to misleading advising, unfair trade practice and violation of customer rights. When you are compelled to buy a product by by the marketing campaigns, है ना, by e-commerce companies, उसे dark pattern कहा जाता है. Government is going to take action against this, मतलब उसमें काम किया जा रहा है. The next question says which city top the list of cleanest air in India among the cities with population exceeding 1 million. 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन में क्लीनेस्ट एयर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो कराया गया उसमें इंदौर ने टॉप किया था, है ना. इंदौर इज ऑल्सो द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया. तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी इंदौर द्वारा टॉप यहाँ पर किया गया था. इंदौर, अमरावती एंड परवाणु आर द 3 टॉप सिटीज ओवर हियर, है ना. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following places was recently inaugurated as the first solar city in India. है ना. देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पर आपसे सोलर सिटी पूछा गया है तो सांची जो है ना इसको पहला सोलर सिटी माना गया. सांची नियर भोपाल इन एमपी ना. तो उस समय जो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा देश की पहली सोलर सिटी सांची, है ना, उसको इनॉग्रेट किया गया था. इसका ये मतलब कि वहां पर जितने भी गवर्नमेंट संस्थान है, गवर्नमेंट बिल्डिंग जितनी होगी उन सभी पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे और कोशिश करके जितना वहां का प्रोडक्शन जो रिक्वायरमेंट होगी, पावर रिक्वायरमेंट, वो सोलर एनर्जी द्वारा इसको बोलना चाहिए कवर की जाएगी, है ना. तो यहाँ पर मोढेरा विलेज जो है वो देश का पहला विलेज होता है ना. मोढेरा इज द फर्स्ट सोलर विलेज. अगर आपसे पूछा जाए मोढेरा इन गुजरात फर्स्ट सोलर विलेज. और सिटी अगर पूछा जाता है तो सांची शुड बी आर करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीन इनकरेक्टली मैच्ड. देखिए, जो 3 नाम आपको यहाँ दिए गए हैं, जो सामने आपको जो कंट्रीज दिए गए हैं, ये वो अनफॉर्चुनेट केसेस हैं जहां पर पेरेंट्स को उनसे बच्चों से के मिलने से अधिकार, मतलब जो इन्वॉल्व केसेस हैं उनमें कस्टडी डिस्प्यूट जो हुए हैं इन्वॉल्विंग इंडियंस इन डिफरेंट कंट्रीज. तो यहाँ पर जो नाम देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो प्रियदर्शनी पाटिल, दिस इशू बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, देन जर्मनी धाराशाह एंड सागरिका चक्रवर्ती. अगर आपने याद हो तो अपनी एक मूवी इसमें कुछ समय पहले आई थी. तो दीज 3 केसेस, द केसेस ऑफ प्रियदर्शनी पाटिल, धाराशाह एंड सागरिका चतुर्वेदी इन्वॉल्व चाइल्ड कस्टडी डिस्प्यूट्स with expatriate families, है ना, in host nations. मतलब इंडियंस इन्वॉल्व इन डिफरेंट नेशन एंड यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं उनके सामने इन देशों के नाम दिए गए हैं. ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. तो तीनों ही नाम जो यहाँ पर करेक्ट हैं और तीनों नाम किससे रिलेटेड हैं, जो डिस्प्यूट्स, जो चाइल्ड डिस्प्यूट जो है, पेरेंट चाइल्ड जो कस्टडी डिस्प्यूट जो है वो रिस्पेक्टिव देशों में जिस तरीके से इशू हो रहा है उसको यहाँ पर बताया गया. देन आदित्य एल1 has been placed at the point how many kilometers away from the sun, है ना. देखिए, आदित्य मिशन लॉन्च किया गया था, वहां पर एक लेग्रांज पॉइंट होता है, उस लेग्रांज पॉइंट पे आदित्य मिशन को यहाँ पर इसको बोलना चाहिए इंस्टॉल किया जा रहा है. आपसे पूछा गया है कि सूर्य से इसकी दूरी कितनी है. तो ध्यान रखिए,
आदित्य L1 मिशन में पृथ्वी से मतलब हमने इसको लॉन्च किया है। दिस इज वन ऑफ द लैग्रेंज पॉइंट जहां पर इसको सस्पेंडेड पोजीशन में यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। इन दो पोजीशंस की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन L1 पॉइंट एंड अर्थ इज अराउंड 1.5 मिलियन किलोमीटर, राइट। बट आपसे पूछा गया है कि इसकी सूर्य से कितनी दूरी है। तो सूर्य से दूरी की अगर बात करें तो इट इज भारत मतलब सन और अर्थ की टोटल दूरी की बात करें तो इट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स। इस 150 मिलियन किलोमीटर्स में से 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस has already been covered by Aditya L1 from Earth to this L1 point. ये जो बचा डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस फ्रॉम सन टू L1 दैट इज 150 मिलियन minus 1.5 million kilometer that is 148.5 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस यहाँ पर आंसर होना चाहिए, क्योंकि अर्थ एंड सन के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। आदित्य L1 ने टोटल डिस्टेंस जो तय किया है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर है और उसके बाद में ये L1 पोजीशन पर स्थापित किया गया, राइट। सो ओवरऑल डिस्टेंस जो हो माइनस कर दिया जाए 150 मिलियन में से, तो 148.5 मिलियन किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन आदित्य L1 एंड सन, दोनों की दूरी यहाँ पर होती है ना। द नेक्स्ट इज विच स्पेसक्राफ्ट वाज फर्स्ट टू परफॉर्म अ लूनर हॉप। देखिए जब आदित्य ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर था, विक्रम लैंडर जो था, एक हॉपिंग एक्सपेरिमेंट जो इसरो द्वारा किया गया, और दिस विक्रम लैंडर कुड हॉप मतलब मूव फ्रॉम इट्स प्लेस टू अ लेवल ऑफ 40 सेंटीमीटर अबाउ एंड डिस्टेंस ऑफ 30 to 40 सेंटीमीटर वाज कवर्ड बाय हॉपिंग, मतलब वो अपनी दूरी से उठ करके दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया था। इट वाज डन इन Chandrayaan 3 मिशन बाय विक्रम लैंडर। बट ये पहली दफा नहीं हुआ था, इसके पहले 1967 में इट वाज नासा सर्वेयर 6, इट वाज फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू एग्जीक्यूट अ लूनर हॉप इन ईयर 1967। तो Chandrayaan 3 का जो लैंडर था उसके द्वारा हॉपिंग ये की गई थी, बट उसके पहले 1967 में सर्वेयर 6 वाज दिस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट जिसके द्वारा भी हॉपिंग पहले से की जा चुकी है। Next question says, which team secured 17th Durand Cup title by defeating East Bengal 1-0 in 2023 final? तो ईस्ट बंगाल को हरा करके मोहन बागान सुपर जायंट द्वारा डुरंड कप जीता गया था फॉर ईयर 2023। एंड डुरंड कप इज एशियाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट जिसकी शुरुआत 1888 में की गई थी, है ना। 1888 में डुरंड कप की शुरुआत की गई थी, है ना। और इस बार जो है वो मोहन बागान द्वारा ईस्ट बंगाल को हरा करके ये टूर्नामेंट जीता गया था। दीज टू कंपनीज आर वन ऑफ द टॉप विनर्स, मतलब करीब करीब 16 अराउंड टाइम इन 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 कंपनी इन क्लब्स द्वारा ये जीता जा चुका है। तो 1880 में शुरुआत की गई थी इसकी। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च दी गृह लक्ष्मी स्कीम। गृह लक्ष्मी स्कीम रिसेंटली कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी, वेर इन 2000 रुपीज एवरी मंथ, है ना, इज गोइंग टू गिवन टू द विमेन हेड्स ऑफ द फैमिली, लाइक एमपीएम बेस टाइप की योजना जो है ना, लाडली बहना योजना लॉन्च की गई उसी लाइन पर कर्नाटक में इट इज गृह लक्ष्मी स्कीम लॉन्च बाय द कर्नाटक गवर्नमेंट। Which of the following country was chair for G7 nations for year 2023? देखिए G7 दुनिया के मोस्ट डेवलप्ड नेशंस का एक ग्रुप है जिसमें यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान आते हैं। These 6-7 nations are part of the G7। अब G7 की हर बार एक समिट करवाई जाती है, इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, समिट लेवल पर इनके जो लीडर्स होते हैं वो हर साल मिल रहे होते हैं। इस बार जो समिट कराई गई थी वो समिट जापान में कराई गई थी। जापान वाज द हेड फॉर ईयर 2023 for G7 nation. Again, I repeat, this is the group of 7 elite countries, developed countries of the world: US, Canada, Britain, Germany, Italy, फ्रांस एंड जापान। ये 7 देशों का समूह है। रिसेंटली जापान में मीट करवाई गई थी। तो जापान जहां पर मीट होती है वो उस वर्ष का लीडर कंट्री होता है, हेड होता है एक तरीके से। तो 2023 के लिए G7 हेड वाज जापान ओनली, है ना। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 40, which organization was recently successfully included G20 due to India's initiative? I already told you, Osle Azule जो थे, सॉरी Osle जो बात करें इनकी, he was the president, और उनके द्वारा मतलब अफ्रीकन यूनियन के वो हेड होते हैं। ओस्मानी, सॉरी ओस्ले ओस्मानी जो थे अफ्रीकन यूनियन के हेड थे, और ही इज ऑल्सो कोमोरोस के प्रेसिडेंट भी, मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया।
और वो जो अफ्रीकन यूनियन के हेड होते हैं, इंडिया के इनिशिएटिव के बाद में अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 नेशंस आर देयर, दैट 55 नेशन ग्रुप बिकम पार्ट ऑफ G20। G20 में पहले 19 कंट्रीज थे, है ना, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। Now it is African Union has also become part of it. European Union itself got 27 countries. African Union got 55 countries. तो 19 countries plus European Union G20 कहलाता था। अब इसमें 55 देशों का समूह अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो चुका है। एंड दैट हैज हैपेंड आफ्टर द इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडिया, क्योंकि भारत द्वारा बोला गया था कि ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन बड़ा लिमिटेड रहा है, उसको बढ़ाना चाहिए। तो अफ्रीकन यूनियन को भारत के इनिशिएटिव पे जब हमारे यहाँ पर G20 समिट हुई थी सितंबर में, तब इंक्लूड करवाया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर शुड बी अफ्रीकन यूनियन। व्हेन इज पेट्रियट डे ऑब्जर्व्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स? तो दो जो 11 बोला जाता है, 9/11 जिसको कहा जाता है, 9/11 मतलब इट वाज सितंबर 11 2011, जो वहां पर इंसिडेंट हुआ था जब अमेरिका पर हमला हुआ था, अलकायदा द्वारा हमला किया गया था। उस दिन को ध्यान रखते हुए सितंबर 11 2011 वन सॉरी 11 सितंबर को पेट्रियट डे यूएस में ऑब्जर्व किया जाता है। In which generation of ethanol is primarily source for agri waste India? देखिए, जो इथेनॉल होता है वो अपने आप में एक बायोफ्यूल, बायोमास फ्यूल उसको माना जाता है। एंड दिस बायोफ्यूल व्हेन मिक्स्ड विद पेट्रोल, है ना, इथेनॉल उसमें मिक्स करते हैं तो उतना हम पेट्रोल की सेविंग करते हैं। इसमें E95 E90 की बात करते हैं तो उतना परसेंटेज इसको बोलना चाहिए ना। अगर उसमें इथेनॉल मिक्स करते हैं, लेट्स से 10% इथेनॉल अगर मिक्स किया जा रहा है, तो 10% सेविंग ऑन पेट्रोल इज बीइंग डन, राइट। अब इथेनॉल जो होता है वो दो तरीके से बनाया जाता है, उसमें फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन इथेनॉल उसको कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल जो होता है वो फूड बेस्ड इथेनॉल होता है, मतलब उसमें जो जिस तरीके से उसको बनाया जाता है, फूड बेस्ड क्रॉप लाइक शुगर केन, है ना, या कॉर्न यूज करके जो बनता है उसको फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल कहा जाता है। और सेकंड जनरेशन इथेनॉल जो होता है उसमें बायोमास, उसमें मतलब जो जो क्रॉप वेस्ट होता है, जैसे पराली जलाई जो जाती है तो पराली का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो क्रॉप वेस्ट होता है उसे फॉरेस्ट्री वेस्ट जो माने उसको यूज करके, स्ट्रॉ हस्क शेल जो होते हैं उनको यूज करके जो बनता है उसे सेकंड जनरेशन बोलते हैं। तो सेकंड जनरेशन इथेनॉल इज मेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेस्ट, फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल इज मेड फ्रॉम द दिस फूड क्रॉप्स, राइट। तो दो टाइप के इथेनॉल होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन, उसके यहाँ पर जिक्र किया गया। हमारा करेक्ट आंसर जो होना चाहिए, इट शुड बी एग्री वेस्ट वाला सेकंड जनरेशन इथेनॉल बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स इन लास्ट 200 ईयर्स? तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को देख करके नॉर्मली वी फील लाइक द जापान कैन बी द करेक्ट आंसर, बट फैक्ट इज जापान में अर्थक्वेक आते हैं, कई सारे आए हैं, बट स्टिल जापान इज नॉट द नंबर वन, इनफैक्ट इज नॉट नंबर टू इधर। नंबर वन कंट्री इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड इज चाइना, है ना। चाइना में पिछले 200 सालों में सबसे ज्यादा 428 अर्थक्वेक आए हैं। दैट इज फॉलोड बाय इंडोनेशिया, ईरान, एंड देन फोर्थ पर जापान आता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर चाइना होना चाहिए। 428 earthquakes in last 200 years। भारत की बात बोलें तो इन लास्ट 200 years there have been 85 earthquakes in India। इसमें सबसे डेडलीस्ट जो माने तो हेती में जो earthquake आया था, है ना, in 2010 killed 3.16 lakh people, right? And second and third deadliest were in China in 1920 and 1976 only। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर शुड बी चाइना ओनली। Which of the following is the rank of India regarding UNESCO World Heritage Site? तो जो वर्ल्ड साइट में भारत की रैंक की अगर बात करें तो वी आर एट द 6th पोजीशन, है ना। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ, हमारे यहाँ जो साइट से दे आर 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बट नंबर वन देखें तो इट इज इटली, फॉलोड बाय चाइना, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड देन इंडिया। तो वी आर एट द 6th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। The following is not a Five Eyes Intelligence Alliance country। देखिए, Five Eyes Intelligence Alliance जो ना कुछ समय पहले when इंडिया एंड कनाडा की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस समय दिस पर्टिकुलर अलायंस वाज इन न्यूज। और जो अलायंस होता है ये अपने आप में इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन जो होती है ना उसको शेयर करने के लिए अलायंस को 1940s में ही बना लिया गया था, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू उसको बनाया गया था, राइट। और इसमें दुनिया के वो जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशन जो है, एंग्लोस्फेयर जिसको एक तरीके से कहा जाता है, उन देशों को इसमें शुमार किया गया। इसमें यूएस आता है, कनाडा आता है, इसमें यूके आता है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। दीज 5 नेशंस आर पार्ट ऑफ दिस अलायंस। तो कौन सा इसमें हिस्सा नहीं है? तो फ्रांस इज नॉट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये उन देशों का समूह है जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस मोस्टली हैं, और बड़े देशों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इट इज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, ये 5 देश इसके ग्रुप होते हैं। और यहाँ पर ये देश शेयर इंफॉर्मेशन,
जो ह्यूमन इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन होती है, सिग्नल इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो ये आपस में इनके द्वारा शेयर की जाती है। बिगिनिंग इसकी 1946 में बिटवीन एन अग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड यूके हुई थी, यूके यूएस अग्रीमेंट्स को बोला गया। एंड देन अदर नेशंस, अदर इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, जिसको मेजर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जिनको कहें, वो इसमें शुमार हुए थे। एंड इसमें अभी भी जो इन्फॉर्मेशन निज्जर की किलिंग में जो कनाडा को इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब कि इंडिया इज इन्वॉल्व जो बोला गया जस्टिन ट्रूडो द्वारा, वो इन्फॉर्मेशन कहा जाता है कि 5S द्वारा ही वहां पर प्रोवाइड की गई थी, 5I द्वारा वहां पर प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ लॉन्ग इज सनसेट क्लॉज फॉर द कोटा मेंशन्ड इन नारी शक्ति वंदन अधिनियम इज देयर। सनसेट क्लॉज का मतलब होता है कि ये जो अधिनियम लाया गया है, इसके अंतर्गत 33% जो महिलाओं को कोटा दिया जा रहा है, रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है, उसका सनसेट क्लॉज मतलब कितने समय तक वैलिड रहेगा। तो 15 ईयर्स तक दिस इज गोइंग टू बी वैलिड। सनसेट क्लॉज मतलब वैलिडिटी, तो 15 साल तक वैलिडिटी दी गई, ऑब्वियसली बाद में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। Yashobhumi belongs to which of the following place? Yashobhumi was in news because in Yashobhumi, this particular place, this event G20 summit जो है ना वहां पर कराई गई थी, right? And this is part of दिल्ली, है ना, दिल्ली में होता है यशोभूमि, वहां पर G20 समिट कराई गई थी। उसको सितंबर 17 2023 को इनॉग्रेट किया गया था ऑन पीएम्स बर्थडे, बेसिकली ना, उनके बर्थडे पर इसको इनॉग्रेट किया गया था और यहाँ पर G20 समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। Then in which year were the double decker buses first introduced in Mumbai? न्यूज में इसलिए कि वो डबल डेकर बसेस जो 1937 में मुंबई में इंट्रोड्यूस की गई थी, वो इतने वर्षों बाद वहां से मतलब उनको हटा लिया गया, उनकी जगह पर इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो वहां पर लाई जा रही हैं। तो बेस्ट की जो बसेस हैं होती हैं नॉन एयर कंडीशन बसेस, वो 86 वर्षों के बाद में उनको सर्विस से वहां पर हटा लिया गया है। दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन मुंबई in 1937 and they have been part of so many movies वगैरह में आप देखे हो तो वो आपने देखा होगा। they were part, मतलब वो इसका हिस्टोरिकल या इसको बोलना चाहिए इंपॉर्टेंस है, उसको भी हटा लिया गया है। What is the total capacity of prisons in India? भारत में prisons की total capacity it is 4,25,000, है ना, ये कैपेसिटी है। ध्यान रखिए वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी है कि कितने कैदी जो है वो इन प्रिजन्स में रखे जा सकते हैं। तो और कैपेसिटी इज 4,25,000 प्रिजनर्स, बट जो इनमेट्स वहाँ एक्चुअल रहते हैं, मतलब रखा गया है, दैट इज मोर देन 5 लाख, है ना। 4.25 लाख कैपेसिटी है और 5.5 लाख प्रिजनर्स इन इन प्रिजन्स में रखे जा रहे हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी होना चाहिए। देन we come to the last question of the day, that is statue of oneness was recently unveiled in which of the following place? कहां पर स्टेचू ऑफ वननेस जो है ना उसे इनॉग्रेट किया गया था। तो इसे इनॉग्रेट किया गया था उस समय जो चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के थे शिवराज सिंह चौहान द्वारा ओंकारेश्वर में स्टेचू ऑफ वननेस को अनवील किया गया था। वहां पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा जो होती है उसे इनॉग्रेट किया गया था। वो 12 वर्ष की उम्र में आदि शंकराचार्य जो स्वरूप था उस स्वरूप की मूर्ति वहां बनाई गई ओंकारेश्वर में। उसका इनॉग्रेशन जो है वो उस समय जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान द्वारा 108 फीट टॉल स्टेचू ऑफ वननेस अनवील की गई थी। एंड इट इज स्टेचू ऑफ आदि शंकराचार्य व्हेन ही वाज 12 years old child, है ना। इट वाज इनॉग्रेटेड, इट वाज अनवील्ड इन महाकालेश्वर, सॉरी इट इज ओंकारेश्वर, आई एम वेरी सॉरी, महाकालेश्वर उज्जैन में है, ओंकारेश्वर में अनवील की गई थी, है ना। तो विद दिस आई कंक्लूड माय टुडेस डिस्कशन। अराउंड 50 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड, and in our next video we are going to discuss the 50 important questions for the month of October 2023, right? So this is the way we are going to proceed. Hopefully you will find this video useful enough. If you find this video useful enough, do like our channel, do subscribe our channel. We are going to come up with more videos in time to come. Thank you very much. Thanks for being here. Thanks.